नेपाल की सरकार ने 26 ऐसे प्लेटफॉर्म चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, ऐसों पर बैन लगा दिया। और जैसे ही बैन लगता है उसके बाद फिर युवा सड़कों पर उतर आते हैं और ये विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। विरोध प्रदर्शन कुछ इस कदर था कि 1997 से लेकर साल 2012 के बीच में पैदा हुए ऐसे युवा सड़कों पर उतर आते हैं जिनकी संख्या लाखों के हिसाब से होती है। वो संसद भवन की तरफ कूच कर रहे थे और इसी बीच में उन्होंने रोकने की कोशिश की। एक डीएसपी ने आदेश किया और लगातार गोलियां चलना शुरू हो जाता है। 19 की मौके पर ही हत्या कर दी जाती है। उसके बाद इतना गुस्सा बढ़ जाता है कि पूरे नेपाल भर में प्रदर्शन होना शुरू हो जाता है। अब चाहे वो नेताओं मंत्रियों के घर हों, आवास हों, उन्हें ढूंढा जाता है, उनके घरों को ढूंढा जाता है, उनके जो बिजनेस व्यापार थे उनको भी ढूंढा जाता है, क्योंकि पिछले 6-7 दिन से लगातार उनके बिजनेस व्यापार के बारे में एक तरह से रिसर्च ही कर लिया गया था और छोटी छोटी जानकारी कि किसका बिजनेस, किसका व्यापार, किसका स्कूल, किसका है होटल, किसका सब सामान कहां पर है, निशाना बनाया जाता है, उनको ही खत्म कर दिया जाता है। और खत्म करने के पीछे वजह यह थी कि 20% आबादी इस देश की, उनके पास तो सब कुछ है, उनके बच्चे दुनिया में घूम रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं, उनके पास महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन 80% आबादी के पास कुछ भी नहीं है और उनके साथ बिल्कुल छल किया जा रहा है, उनको लगातार धोखा दिया जा रहा है। हिंसा बढ़ने लगती है और हिंसा बढ़ते बढ़ते लगभग 34 लोगों की मौत हो जाती है और 1300 के आसपास लगभग घायल हो जाते हैं और 1500 कैदी ऐसे होते हैं जो जेल तोड़कर इधर उधर भाग जाते हैं। हालांकि सेना ने अपने मामले इसमें कुछ हिम्मत दिखाने की कोशिश की, कर्फ्यू लगाए, लोगों को रोकने की कोशिश की और जो जनरेशन थी, जो युवा थे, वो सड़कों पर उतर रहे थे, उनको समझाने की कोशिश की। इसके बाद फिर वो सही ट्रैक पर चलने लगते हैं। कौन होगा नेपाल का प्रधानमंत्री, अभी इस पर विचार विमर्श चल रहा है और इसको लेकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पूरी दुनिया भर में इसी बात को लेकर चर्चा चल रही है। दरअसल आज की इस कहानी के माध्यम से हम नेपाल के इतिहास को झांकने की कोशिश करते हैं। करीब 24 साल पुरानी ये बात है। वहां पर जब राजतंत्र हुआ करता था, राजा के परिवार के 9 लोगों की एक ही रात में हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के पीछे का क्या कारण था, जैसे आज चर्चा चल रही है वैसे राजा के परिवार के 9 लोगों की हत्या की भी पूरी दुनिया भर में चर्चा हुई थी। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुई थी राजा के परिवार के 9 लोगों की हत्या। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क नेपाल की। बात कर रहा हूं 1 जून 2001 की। नेपाल के महाराजा हुआ करते थे उन दोनों वीरेंद्र। दरअसल उनके बड़े बेटे जिनका नाम दीपेंद्र था, उन्हें युवराज दीपेंद्र के नाम से जाना जाता था, पहचाना जाता था। दरअसल इस परिवार में, जो राजा के परिवार में, एक प्रथा थी कि हर महीने के तीसरे शुक्रवार को शाम के समय एक पार्टी आयोजित की जाएगी और उस पार्टी में सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल हो सकते हैं। और इस बार की जो मेजबानी थी वो ली थी महाराजा के बड़े बेटे युवराज दीपेंद्र ने। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी और नारायण हिती महल में ये पार्टी होने वाली थी। और इस पार्टी में सबसे पहले जो शामिल होते हैं वो महाराजा के बहनोई महेश्वर कुमार सिंह। 6:45 के शाम का वक्त था, 1 जून 2001 की ये बात थी। तैयारी चल रही थी। इसी बीच में जो महाराजा के बड़े बेटे थे, इसी नारायण हिती महल के अंदर ही एक रूम था जिसमें एक खेल खेला जाता था जिसका नाम बिलियर्ड्स जिसका नाम होता है। वहां पर महाराजा के बड़े बेटे, जिनका छोटे बेटे नाम उनका राजकुमार निराजन होता है, साथ ही दामाद होते हैं जिनका नाम कैप्टन राजीव शाही होता है। वो जोर आजमाइश कर रहे थे, वो दाव लगा रहे थे, खेल रहे थे। इसी बीच में और जो महारानी थी ऐश्वर्या, वो लाल साड़ी में बड़ी खूबसूरत, वो सज धज के एकदम पहुंच जाती हैं। साथ ही जो उनकी ननद होती हैं, यानी कि महाराजा की बहन शोभा, शांति, शारदा, ये भी पहुंच जाती हैं तैयार होकर। अब युवराज के जो जो दीपेंद्र है युवराज, उनके चचेरे भाई जिनका नाम पारस होता है, वो भी पहुंच जाते हैं अपनी माँ के साथ। माँ यानी कि राजकुमारी कोमल, उनकी बहन प्रेरणा भी आती है और पारस की पत्नी हिमानी भी वहां पर पहुंच जाती है। धीरे धीरे करके मेहमान बढ़ रहे थे, लेकिन महाराजा अभी तक नहीं आए थे। महाराजा वीरेंद्र के ना आने का कारण कुछ इस तरह से था क्योंकि महाराजा वीरेंद्र एक पत्रिका के संपादक को अपना इंटरव्यू दे रहे थे और उनके जो संपादक का नाम था माधव रिमाल, जो इंटरव्यू कर रहे थे। इसी बीच में लगातार वक्त आगे बढ़ रहा था और घर परिवार के लोग इंतजार कर रहे थे कि महाराजा कहाँ हैं। इसी बीच में जो आपस में बातचीत करते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो कोई शराब पी रहा है, कोई जिस तरह से जो परिवार के लोग थे एंजॉय कर रहे थे। लेकिन परिवार के, इस राजशाही परिवार के अलावा बाकी किसी की भी कोई एंट्री नहीं थी, ना कोई सेनापति, ना कोई कुछ भी नहीं आ सकता था। सिर्फ परिवार के लोग इकट्ठा हो सकते थे। आखिरकार महाराजा के भी आने की सूचना मिल जाती है और एडीसी सुंदर प्रताप राणा उन्हें मुख्य द्वार तक छोड़ देते हैं और मुख्य द्वार तक छोड़ने के बाद वहां जहां पार्टी चल रही थी वहां वो भी पहुंच जाते हैं। बड़े बेटे दीपेंद्र ने अच्छी खासी ज्यादा शराब पी ली थी। वो नशे में कुछ इस तरह से धुत हो रहे थे कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। कभी इधर गिर रहे थे, कभी इधर गिर रहे थे। ऐसे भी गिरते गिरते नशे में धुत आखिरकार वो जमीन पर गिर ही जाते हैं। और जैसे गिरते हैं, उनके जो चचेरे भाई वहां पर आए हुए थे, उनका नाम पारस होता है, साथ ही छोटा भाई राजकुमार निराजन और उनके जो कैप्टन राजीव शाही, इन्होंने तीनों ने हिम्मत की। हिम्मत करने के बाद बड़े युवराज को उठाया। उठाने के बाद
शयन कक्ष जो था, जो बिल्कुल पास में था, उस शयन कक्ष में ले जाकर उनको वहां पहुंचा देते हैं। इसी बीच में जो महाराजा की माँ भी अब मर्सिडीज कार से पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद असल में जो बिलियर्ड्स के बराबर में जो रूम था, उस रूम के बराबर में जाकर वह सोफे था, उस सोफे पर आराम से बैठ जाती हैं। अब ये जो युवराज थे वो नशे में धुत थे, उनको उठाकर वहाँ पड़ोस वाले कमरे में जो शयन कक्ष था वहाँ पर जाते हैं, आराम से लिटा देते हैं। लिटाने के बाद अब यहाँ से बाकी सब चले जाते हैं, पारस, राजकुमार निराजन और कैप्टन राजीव शाही, ये आकर पार्टी में आकर एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच में लगभग रात के 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, युवराज की आंख खुल जाती हैं। युवराज दीपेंद्र उठते हैं, उठने के बाद वो सीधा बाथरूम जाते हैं, वहां जाकर उल्टियां करते हैं। अब उन्हें थोड़ा सा रिलीफ सा महसूस हो रहा था, कुछ ठीक सा महसूस कर रहे थे। जो उन्होंने लिबास पहने हुए थे राजा वाले, उन लिबास को उतार देते हैं और सैनिक वाले कपड़े पहन लेते हैं, सैनिक वाली पोशाक में आ जाते हैं। सैनिक की वर्दी थी, काले मोजे, एक जैकेट थी, सैनिक बूट थे, काला चश्मा, हाथों में दस्ताने सर से पहनते हैं। और पहनने के बाद उस शयन कक्ष से बाहर जब निकल रहे थे, तो निकलने के दौरान उन्होंने 9mm की एक पिस्टल थी जो अपने यहाँ लगाई, साथ ही MP-5 के सब मशीन गन थी, उसे एक हाथ में लेते हैं, दूसरे हाथ में M16 राइफल होती है उसको लेते हैं। उसके बाद वहाँ से फिर निकल आते हैं, वहां पहुंच जाते हैं जहां पर परिवार की बाकी महिलाएं थीं, परिवार के बाकी पुरुष थे। राजशाही परिवार की पार्टी चल रही थी, कुछ लोग खाना खा रहे हैं तो कुछ शराब पी रहे हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। जो जिसका मन कर रहा था वो इस तरह से एंजॉय कर रहा था। हर बार इस तरह की मीटिंग होती थी, पार्टी होती थी, घर परिवार के लोग ही शामिल होते थे। आखिरकार यहाँ से जब युवराज वो पहुंच जाते हैं अपने उसी कमरे में जहां पर पार्टी चल रही थी, वहां जाने के बाद देखते क्या है कि जो महाराजा हैं, दरअसल महाराजा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और आराम से वो अपने बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच में युवराज दीपेंद्र ने MP-5 के मशीन गन निकालते हैं, और मशीन गन निकालने के बाद उसको ऊपर करते हैं और एकदम टिकट दबा देते हैं। जैसी गोलियां चलने लगती हैं, तो जैसे स्टैंड गन से गोली लगती हैं, दुक 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 किस तरह से अब बड़ी संख्या में गोली चलने लगती हैं, वो सीधा ऊपर जाके जो छत थी, छत में जाकर लग जाती हैं। जैसी छत में गोली लगती हैं तो वहां से जो सीमेंट था वो भी टूट टूट के नीचे गिरने लगता है। अभी तक ऐसा लग रहा था शायद किसी गलती की वजह से ये बटन दब गया था, यानी टिकट दब गया था, और इस वजह से शायद कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। महिलाएं भी हंसने लगती हैं। उन्होंने अपनी जो बंदूक थी, अपनी जो मशीन गन थी, उसको फिर वो लेकर इधर से उधर घूमने लगते हैं। अब ये बिल्कुल राजा के पास जाकर खड़े होते हैं, थोड़ा सा फासले से, और राजा की तरफ निशाना साधते हैं। अपने ही पिता की तरफ युवराज ने जैसे निशाना साधा तो बाईं तरफ गोली लगती है, और जैसे गोली लगती है तो गिर जाते हैं। अब उन्होंने पूछा नेपाली भाषा में कि ये तुम क्या कर रहे हो, इतना भी पूछा। लेकिन इसी बीच में जो इनके दामाद होते हैं कैप्टन शाही, उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपना कोट उतारते हैं, और उन कोट उतारने के बाद जिस जगह से ब्लड निकल रहा था, खून बह रहा था, उस खून को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में उनके चाचा आ जाते हैं, नाम धीरेन्द्र शाह होता है। धीरेन्द्र शाह अपने भतीजे दीपेंद्र युवराज से कहते हैं कि बेटा ऐसा क्या कर रहे हो, क्या लाओ ये हथियार मुझे दे दो, मैं संभालता हूँ। लेकिन उन्हें इस तरह का दोबारा कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता, और युवराज ने अपने चाचा की तरफ बंदूक उठाते हैं और एक के बाद एक कई गोली मार देते हैं। जैसे ही गोली लगती है तो चाचा के भी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद जो होता है वो किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब इसके बाद उन्होंने दोनों हाथों से लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जो भी मेहमान इस घर में मौजूद थे, अब उन मेहमानों ने, महिलाओं ने, वो इधर उधर छुपकर अपनी जान बचाने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगातार गोलियां चल रही थी। 1.5 से 2 मिनट तक लगातार गोली चलती रहती है। अब इस बीच में जो इनकी माँ होती है, महारानी ऐश्वर्या, वो इस कमरे से, इस रूम से बाहर निकलती हैं, सीढ़ी की तरफ भाग रही थी। पीछे से गोली चलती है, उनको भी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। जो भाई होता है निराजन, जो राजकुमार था, उसको भी गोली मार दी जाती है। बहन होती है श्रुति, उसको भी गोली मार दी जाती है। अब तक इस पूरे घटनाक्रम में राजा के परिवार के 8 लोगों की हत्या हो चुकी थी, मर चुके थे। अब इसी बीच में वो दीपेंद्र वापस आता है। पिता जो गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, उनकी गर्दन पर गोली लग चुकी थी, उसके ब्लड को रोकने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल पास में जाते हैं, अपने पिता को एक के बाद एक कई गोलियां मार देते हैं। महाराज अभी तक जिंदा थे, लेकिन वो अब मर चुके थे, ऐसा बिल्कुल साफ साफ प्रतीत हो रहा था। लेकिन युवराज को लग रहा था कि ये देखना चाहिए कि वो जिंदा हैं या मर चुके हैं। एक के बाद एक अपने पिता को कई लात मारी जाती हैं, उधर से इधर हिलाने डुलाने की कोशिश की जा रही थी। अब इस बीच में जो भी वहाँ आसपास में थे, तो सबके सब अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था। दीपेंद्र यहाँ से जा चुके थे, बाकी लोग यहाँ पर आ चुके थे। इसके बाद जितने भी लोगों को गोलियां लगी हुई थी, उन सबको यहाँ से लेके जाते हैं सीधा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर लोग 9 लोगों को मृत घोषित कर देते हैं। यानी कि राजा के यहाँ पर इतना बड़ी त्रासदी हो जाती है, इतनी बड़ी बात हो जाती है। और अगला दिन आता है 2 जून 2001, और इस बात का किसी को कानो कान खबर ही नहीं थी। ना किसी अखबार में खबर थी, ना किसी टेलीविजन में खबर थी। लेकिन धीरे धीरे खबर ये पूरे देश भर में वायरल हो जाती है, पूरे दुनिया में पता चल जाती है कि नेपाल के राजा की हत्या कर दी है, उनकी पत्नी की हत्या कर दी, उनकी बेटी की हत्या कर दी, उनके बेटे की हत्या कर दी है। और जो बड़ा वाला बेटा है, अब उसने अपने आप को स्वयंभू राजा घोषित कर दिया था। 2 जून 2001 की बात है जब उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। लेकिन
ये एक अजीब सी बात थी कि उनके सर में भी गोली लग जाती है। वो गोली कैसे लगती है, किसने मारी थी, खुद से मारी थी, क्या था क्या नहीं, इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी तो पता नहीं चल पाती। लेकिन वो जब अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं, वो ज्यादा देर तक राजा रह नहीं पाते, ज्यादा घंटों तक नहीं रह पाते। लगभग 54 घंटे के आसपास वो राजा ही रहे थे। 4 जून 2001 को 3:40 के आसपास उन्होंने भी दम तोड़ दिया, वो मर जाते हैं। अब इसके बाद जो उनके चाचा थे, इस घटनाक्रम के दौरान उनके चाचा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह उस वक्त मौके पर नहीं थे। अगर वो भी होते तो शायद वो भी मार दी जाते। आखिरकार जब पूरे परिवार के जो मरे हुए लोग थे उनका अंतिम संस्कार किया जाता है तो काठमांडू पूरा सड़कों पर उतर आता है, ठीक वैसे ही जैसे कि 24 साल के बाद इनके साल 2025 में युवा सड़कों पर उतर आते हैं। जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो अब राजा को सांत्वना देने के लिए, उनके आदर सत्कार के लिए हजारों की संख्या में जो युवा थे, लोग थे, उन्होंने अपने सर का मुंडन करा लिया था। इस बात की बड़ी चर्चा होती है। अब यहाँ से इनको राजा बना दिया जाता है और साल 2008 तक ये राजा रहते हैं। लेकिन इस बात पर ही जांच पड़ताल हो जाती है। ये विषय था, हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार राजा की हत्या क्यों हुई, राजा के बड़े बेटे की हत्या क्यों हुई, राजा के छोटे बेटे की हत्या क्यों हुई, इसके पीछे का कारण क्या है, राजा के परिवार के 9 लोगों की हत्या का मुख्य कारण क्या है। जब इस पर जांच पड़ताल होती है, इसके बारे में पता करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि राजा के जो बड़े बेटे थे युवराज दीपेंद्र, दरअसल उन्हें एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम देवयानी राणा होता है। उनसे प्यार हो जाता है। वो अपनी माता से, अपने पिताश्री से कह रहे थे कि मैं देवयानी राणा से शादी करना चाहता हूं, लेकिन परिवार में खासकर माँ और दादी इस रिश्ते को लेकर नाखुश थी। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था कि ये शादी नहीं हो सकती। और इसके पीछे की जो मेन मुख्य वजह थी, उनका ये कहना था कि अगर तुमने शादी करके घर में इस लड़की को लेकर आए तो जो शाही पदवी है, यानी कि राजा के बाद तुम ही राजा बनोगे इस देश के, तो देख लेना इस शाही पदवी को तुमसे छीन लिया जाएगा, तुम्हारा भाई या फिर कोई और यहाँ का राजा बनेगा। जब इस तरह की बात थी तो उन्हें गुस्सा था, अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा क्रोध था और इसीलिए उन्होंने अपने परिवार के 9 लोगों की वो हत्या कर देते हैं। ये घटनाक्रम उस दौर में पूरे दुनिया भर में चर्चित रहा था। इसके बारे में जांच पड़ताल भी हुई थी, बहुत सारी बातें हुई थी, तरह तरह के लोगों ने अलग अलग तरह की बातें भी की थी। लेकिन मेन बात, मुख्य बात यही निकल के आती है कि युवराज दीपेंद्र का एक लड़की से प्यार था, इश्क था और इसी का परिवार वाले तैयार नहीं था और उन्होंने इस तरह से हत्या कर दी थी। करीब करीब इस घटना के 24 साल के बाद साल 2025 में नेपाल सरकार, जब राजतंत्र बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका था, साल 2008 के बाद में फिर लोकतंत्र हो जाता है। जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनती है और उसके बाद फिर वहाँ पर सरकार चलती है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं केपी शर्मा ओली, वो एक आदेश ऐसा जारी कर देते हैं कि सोशल मीडिया के लगभग 26 ऐसे प्लेटफॉर्म जिन पर बैन लगा दिया जाता है, रोक लगा दी जाती है। उसके बाद फिर युवा सड़कों पर उतर आते हैं और धरना प्रदर्शन, आगजनी, जहां देखो वहां पर ये पूरे देश भर की हालत इतनी खराब हो जाती है कि 34 लोग मारे जाते हैं और 1300 के आसपास घायल हो जाते हैं। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, सरकारी गैर सरकारी कार्यालय, उनमें आग लगा दी जाती है। अब इसके बाद फिर सेना स्थिति को संभालती है, कर्फ्यू लग जाता है। लेकिन अब है प्रधानमंत्री इस देश का कौन बनेगा। 4 लोगों के नाम सामने आते हैं, जिसमें एक हैं सुशीला कार्की, साथ ही कुलमान घिसिंग, बालेंद्र शाह, हरकंद समपांग, इनका नाम सामने आता है। इनमें से कौन पीएम बनेगा, कौन नहीं बनेगा। लेकिन इस बात को लेकर यह भी पता चल रहा है कि जैन जी, यानी कि जो 1997 में से लेकर साल 2012 के बीच में जो पैदा हुए युवा थे, उनमें भी 2 फाड़ हो चुका है। अब वो कोई कह रहा है कि सुशीला कार्की, और कोई कहते हैं कि बालेंद्र शाह बनेंगे। ये कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। लेकिन नेपाल की जो स्थिति है वो वाकई अपने आप में बड़ी चिंतनीय है, सोचने वाली है और लोगों में बड़ा अजीब सी हलचल सी है, वहाँ के खासकर युवाओं में, पूरे देश में, कि आखिर आगे भविष्य में क्या होगा। जो भी होगा सो होगा, लेकिन जिस तरह से नेपाल में हुआ है, उस नेपाल को सुधरने में, ठीक होने में, इसकी स्थिति को सही पटरी पर आने में कम से कम कई दशक लग जाएंगे, 1.5 दशक, 2 दशक भी लग सकते हैं। लेकिन जो भी होता है वाकई गलत होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आपको ये भी बताना है कि वहाँ के बारे में एक बात और चल रही थी कि जिस तरह से हमने एक कहानी आपको सुनाई थी, वहाँ पर नेपाल की राजधानी काठमांडू के दल्लू इलाके में पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल के घर में आग लगा दी गई थी। उनकी पत्नी राज्य लक्ष्मी चित्रकार को जिंदा जलाने कर मौत के घाट उतारने की जो बात थी, इस पर कुछ लोगों ने कमेंट किए। उन्होंने कहा कि वो मरी नहीं है, बल्कि उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है और वो कुछ रिकवरी भी कर रही हैं। अब ये वहाँ की मीडिया से ये भी इसमें जानने की कोशिश की तो ये मिली जुली खबर थी। कोई कह रहा है कि मर गई है, कोई कह रहा है कि वो जिंदा है। तो अभी इसके बारे में कुछ ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है, कितना है सही है, क्या गलत।